हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित तिवारी आप सभी का श्री वेद के एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। आज डिस्कस करेंगे कि जो हमारा भारतीय संविधान है इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं और इससे कहां से क्वेश्चंस निकल के बाहर आते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। और एक बात आपसे बता दूं कि जिस तरह से मैं इस टॉपिक को कवर किया हूँ तो आप इसको प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़ सकते हैं। अगर मेंस की बात करें तो मेंस में इसको क्वेश्चन दे देगा कि भारतीय संविधान की विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए या उसका उल्लेख कीजिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन आता है तो आप प्रॉपर तरीके से अगर इस तरह से लिखेंगे तो आपका एक आकर्षक पूर्ण आपका आंसर रहेगा, बहुत अच्छा आंसर रहेगा, जो कि देखने में भी अच्छा रहेगा और उसका मीन्स भी प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे, एक एक चीज़ एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आएगी, है ना। बिल्कुल एक भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पहले पॉइंट का। तो जो अपना भारतीय संविधान है ये काफ़ी व्यापक और बड़ा संविधान है, ठीक है। तो विश्व का सबसे लंबा तथा लिखित संविधान है। ध्यान से देखिए पहला पॉइंट कि जो अपना भारतीय संविधान है वह विश्व का सबसे लंबा तथा लिखित संविधान है। अब बात करते हैं कि संविधान दो टाइप्स के हैं, लिखित और अलिखित। लिखित संविधान हमारे भारत का है और अगर अलिखित की बात करें तो अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे लंबा मतलब सबसे बड़ा अपने भारत का संविधान है। तो ऐसा आप जैसा कि आपको मालूम होगा, आप पढ़े भी होंगे कि अपने भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल और 22 भाग तथा 8+4 मतलब अनुसूची। 8+4 मतलब कि भारतीय मूल संविधान में 8 अनुसूचियों को शामिल किया गया तथा संशोधन के उपरांत 4 प्रमुख अनुसूचियों को जोड़ा गया। तो भारतीय मूल संविधान में 8 अनुच्छेद थे, फिर इसके बाद संशोधन के उपरांत 4 और अनुसूचियों को जोड़ा गया, ठीक है। इस तरह से 395 आर्टिकल्स, 22 भाग और 12 अनुसूचियों का समागम अपने भारतीय संविधान में किया गया है। दूसरी बात कि जैसे 22 भाग हैं, अब भागों में भी कई पार्ट्स जोड़ दिए गए हैं। भागों में से भाग 14, फिर 14 का क, इस तरह से भाग 4 का क, इस तरह से चार भागों को और ऐड किया गया तथा एक को समाप्त किया गया। तो इसको हम 25 भाग नहीं लिखेंगे हम 22 भाग ही, लेकिन इसके पार्ट उपभाग के रूप में जोड़े गए हैं कुछ 3 से 4 भाग, लेकिन लिखेंगे हम 22 भाग, 25 नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा, है ना। इसी तरह से अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद में भी उप अनुच्छेद के रूप में भी लगभग बहुत सारे अनुच्छेदों को ऐड किया गया है। इस तरह से 4 से 450 अनुच्छेद अगर हम लोग जोड़ें तो 4 से 450 अनुच्छेद आपके निकल के बाहर आएंगे, लेकिन हमको मेन 395 अनुच्छेद ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी अनुच्छेद जोड़े गए हैं वो उप अनुच्छेद के रूप में अपने भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ से दिमाग में रखना होगा, है ना। अब बात करते हैं कि अगर भारत का सबसे बड़ा संविधान है तो सबसे छोटा संविधान कौन से देश का है। तो सबसे छोटे संविधान की बात करें तो विश्व में सबसे छोटा संविधान है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसमें केवल 7 अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। कितने? 7 अनुच्छेद। विश्व का सबसे छोटा संविधान की अगर बात करें तो वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संविधान है, जिसमें 7 अनुच्छेद, 7 प्रमुख अनुच्छेद
शामिल किए गए हैं। अब बात करते हैं कि अपना जो भारतीय संविधान है वो इतना लंबा क्यों लिखा गया है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, कोई पूछ सकता है, तो आप लोग जान लीजिए। मैं 2 से 3 पॉइंट बताऊंगा इसके लिए। जैसा कि आपको मालूम होगा, भारत हमारे राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ, राज्यों को मिलाकर हमारे भारत का निर्माण हुआ है। और बहुत सारे भारत के बड़े बड़े राज्य हैं जिनको अगर बात करें उनकी एरिया, जैसे आप राजस्थान को ले लो। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ये इतना बड़ा राज्य है कि कम से कम 100 से अधिक, विश्व में 100 से अधिक ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल राजस्थान से भी कम है, जिनका क्षेत्रफल राजस्थान से भी कम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर राजस्थान जैसे और बहुत सारे अपने यहाँ राज्य हैं, उनको मिलाकर एक विशाल भारत का निर्माण किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इतने बड़े भारत के लिए संविधान का गठन किया जाएगा, संविधान बनाया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वह एक व्यापक संविधान बनेगा, व्यापक संविधान की संज्ञा उसको दी जाएगी। समझ में आया? पहला पॉइंट यही था। और दूसरा पॉइंट अगर देखें तो जो हमारा भारत है उसमें संस्कृत से ले लो, धार्मिक ले लो, जातिगत ले लो, तो उसमें बहुत सारी विविधता है और उनका उल्लेख और विवरण देने के लिए अपने भारतीय संविधान में उनका प्रॉपर तरीके से उल्लेख और विवरण है, जिसके कारण वह एक व्यापक संविधान का रूप ले लिया। ये भी पॉइंट है एक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, इसका संविधान बहुत छोटा है, उसका भी रीजन है क्योंकि इनमें प्रमुख बातों को 7 अनुच्छेदों के अंदर रखकर समाहित कर दिया गया है और बाकी जो शक्ति हैं उनके कार्यपालिका और विधायिका पर छोड़ दिया गया है कि विधायिका और कार्यपालिका अपने मत के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा, अपने सलाहकारों के द्वारा डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में डिसीजन तो ले सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। उनको जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहना पड़ेगा। और न्यायपालिका है, न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष तो है लेकिन कहीं न कहीं संसद से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से कहीं अपने भारत में उसको स्वतंत्र रूप से शक्ति नहीं प्रदान की गई है, ठीक है। ये तीसरा कारण हो सकता है। चलिए, इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत का एक सबसे बड़ा व्यापक और लिखित संविधान है, ठीक है, बिल्कुल। अब अगर अलिखित की बात करें तो अलिखित संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन का। वहाँ के कार्य भाषा और शैली के हिसाब से वहाँ का शासन का संचालन किया जाता है, ठीक है। इस तरह से पहला आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट को हम देखेंगे, कठोरता व लचीलापन का मिश्रण। इसको हम बोलते हैं, इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण मतलब कठोरता और लचीलापन का मिश्रण। अब कठोरता वर्ड जो है ये पूर्ण तरीके से संविधान संशोधन को इंडिकेट करता है कि अगर संविधान के में कुछ संशोधन करना है, कुछ परिवर्तन करना है, तो कठोरता मतलब इतनी आसानी से संशोधन न कर पाना, संविधान में इतनी आसानी से संशोधन न कर पाना। तो अगर कठोरता की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो संविधान है वो एक कठोर संविधान है, मतलब इतनी आसानी से वहाँ के संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि अमेरिकी संविधान में अभी तक बहुत कम संशोधन किए गए हैं। बात समझ में आई? और लचीलापन की अगर बात करें तो लचीलापन का मतलब है कि संविधान में आसानी से संशोधन करना और संविधान में आसानी से किसी पॉइंट को जोड़ना। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। लचीलापन की बात करें तो ब्रिटेन का जो संविधान है, ब्रिटेन का जो सिस्टम है, ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीलापन को दर्शाता है। लचीलापन को दर्शाता है मतलब ब्रिटेन में अलिखित संविधान है,
पूर्ण संसद को पूर्ण शक्ति दी गई है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में संसद को पूर्ण शक्ति प्रदान की गई है, मतलब कि संसद चाहे तो आसानी से संविधान में संशोधन कर सकती है। कहाँ पे? ब्रिटेन में। इसलिए ब्रिटेन का संविधान लचीलापन को दर्शाता है। अब हम अगर भारत की बात करें, अगर हम भारत की बात करें तो भारत दोनों का मिश्रण है, कठोरता और नम्यता, कठोरता और लचीलापन दोनों का समन्वय है भारत के संविधान में। अब आप देखिए, ध्यान से दीजिए, अगर भारत में के संविधान में संशोधन करना है तो कुछ संशोधन तो आसानी से पूर्ण बहुमत के साथ हो सकते हैं अगर संसद चाहे, तो कुछ ऐसे संशोधन हैं जिसको एक 2/3 बहुमत के साथ तो पारित कर सकती है। वह कुछ ऐसे प्रावधान है जिसको संसद दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित कर सकती है। लेकिन अगर इतने की बात करें तो ये अपने को एक लचीलापन को दर्शाता है, एक लचीलापन, ये अपने आप में एक लचीलापन को दर्शाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं कि संसद में 2/3 बहुमत से पास होने के बाद राज्यों का भी बहुमत जरूरी होता है, राज्यों का भी बहुमत जरूरी होता है। तो अगर इसके होल की बात करें तो ये एक कठोरता को दर्शाता है, यह एक कठोरता को दर्शाता है। जबकि संसद अगर दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास कर देता है कोई भी संशोधन को, तो वो लचीलापन को दर्शाता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो कठोरता व लचीलता का मिश्रण है, या कठोरता या लचीलापन का मिश्रण है, नम्यता या अनम्यता का मिश्रण है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। बिल्कुल याद करने के उद्देश्य से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको 1 या 2 देशों से कोरिलेट करके पढ़ रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि भारत में तो ऐसा सिस्टम है तो ब्रिटेन में कैसा होगा, ब्रिटेन में ऐसा सिस्टम है तो अमेरिका में कैसा होगा, है ना। एक दूसरे को जोड़ के हम लोग पढ़ रहे हैं जिससे आपको आसानी से दिमाग में आराम से हो सके, आपको याद हो सके, आप दिमाग में आराम से इसको क्लियर कर सकें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, थर्ड की, तो एकात्मक के साथ संघीय व्यवस्था का मिश्रण बोले तो समन्वय। एकात्मक मतलब होता है, एकात्मक का मतलब होता है संसदीय शासन प्रणाली, मतलब संसद को पूर्ण शक्ति, मतलब जिस देश में संसद को पूर्ण शक्ति प्रदान हो वह एकात्मक शासन व्यवस्था कहलाता है। अगर बात करें कौन से देश को एकात्मक शासन व्यवस्था कौन से देश में है, तो वो है कौन सा? ब्रिटेन में पूर्ण शक्ति संसद को प्रदान है, अर्थात ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। कहाँ पे है? ब्रिटेन में, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अमेरिका की बात करें, दोनों देशों से कोरिलेट करके पढ़ रहे हैं हम लोग। संघीय व्यवस्था की बात करें तो अमेरिका में भी संघीय व्यवस्था है और भारत में भी संघीय व्यवस्था है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि जो अमेरिका की संघीय व्यवस्था है वो केंद्र, अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका, ध्यान से देखिए, अमेरिका की अगर बात करें तो वो केंद्र और राज्य में केंद्र को भी अपने आप में शक्ति प्रदान है और राज्य को भी अपने आप में एक शक्ति प्रदान है। मतलब केंद्र को भी शासन को संचालित करने के लिए पूर्ण शक्ति है और राज्य को अलग से शासन संचालित करने के लिए पूर्ण शक्ति प्रदान की गई है। कहाँ पे? अमेरिका में पूर्ण रूप से स्वतंत्र शक्ति प्रदान की गई, स्वतंत्र है शासन चलाने के लिए केंद्र भी और राज्य भी अपने अपने स्तर पर। लेकिन अगर भारत की बात करें
भारत की बात करें, भारत की बात करें तो जो केंद्र है और ये राज्य है, केंद्र और राज्य, इसमें आप ये भी संघीय व्यवस्था है, ये भी संघीय व्यवस्था है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है भारत के संघीय व्यवस्था में कि जो राज्य हैं वो पूर्ण रूप से तो नहीं लेकिन आंशिक रूप से केंद्र पर डिपेंड है। जो भारत की संघीय व्यवस्था है वो एकात्मक की ओर, मतलब संसद की ओर ज्यादा झुकाव करती है, संसद की ओर ज्यादा झुका हुआ है, मतलब संसद को मेन माना गया है। ठीक है, क्योंकि यहां से समझिए कि जो राज्य हैं वो केंद्र पर पूर्ण या आंशिक रूप से डिपेंड होंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, अगर बात करें तो राज्यपाल जो होता है वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है, लेकिन राज्य को चलाने के लिए वहां पे जाता है। राज्य में एक राज्यपाल होता है, गवर्नर, वो तो केंद्र का प्रतिनिधि है लेकिन चलाता राज्य को है। इसी तरह से अखिल भारतीय सेवा संघ, तो उसमें जो IAS IPS अधिकारी होते हैं वो प्रशासनिक अधिकारी केंद्र के होते हैं, लेकिन कार्य किसके लिए करते हैं? राज्य के लिए करते हैं। ठीक है, अगर टैक्सेस की बात करें, टैक्स जो आते हैं वो टैक्स ज़्यादा राज्यों से आते हैं, लेकिन किसके पास आते हैं? केंद्र के पास, जिससे केंद्र राज्य के प्रति अधीन रहते हैं, पूर्ण रूप से तो नहीं लेकिन अधीन रहते हैं। इस तरह से अमेरिका के शासन से, के संघीय व्यवस्था से अपने भारत का संघीय व्यवस्था अलग है। मतलब कह सकते हैं कि भारत का जो संघीय व्यवस्था है वो एकात्मक व्यवस्था की ओर झुका हुआ है। एकात्मक व्यवस्था मतलब संसद की ओर झुका हुआ है। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ऐसा होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है ईमानदारी से, है ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ पॉइंट, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय संप्रभुता का मतलब होता है संसद ही सर्वोच्च, संसद के द्वारा लाया गया विधि ही सर्वमान्य होगा, ये है संसदीय संप्रभुता। अगर ऐसी बात करें तो ब्रिटेन का जो शासन है वो संसदीय सर्वोच्चता को दर्शाता है, अर्थात संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन का शासन दर्शाता है। ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट है, ब्रिटेन का जो शासन है, जो विधि कारक है, वो संसदीय संप्रभुता को दर्शाता है। अब न्यायिक सर्वोच्चता की बात करें तो न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिका के शासन को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो सर्वोच्च होता है वो होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका द्वारा बनाया गया विधि ही वहाँ के लिए सर्वोच्च होगा, उसको सर्वमान्य करेंगे, वही माना जाएगा। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ऐसा नहीं है, अगर न्यायपालिका की बात करें, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ठीक है, 3 होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो न्यायपालिका है और संसदीय संप्रभुता है, संसद है, वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, अर्थात इसका मतलब ये है कि संसद जो है वो अपने आप में इतना स्वतंत्र नहीं है कि जब चाहे वो संविधान में संशोधन कर दे, जब चाहे नई विधि का निर्माण कर दे। ऐसे भारत में ये स्वतंत्रता संसद को पूर्ण रूप से नहीं दी गई है। अगर न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका में भी इसी प्रकार न्यायपालिका को भी स्वतंत्र छूट नहीं दी गई। ठीक है, अगर बात करें तो ये आपस में मिल के समन्वय करके, मिश्रण करके काम करेंगे, मिश्रित होकर काम करेंगे, दोनों को मिल के काम करेंगे। इस तरह की जो व्यवस्था है अपने भारत की व्यवस्था है। ठीक है, समझ में आया? मतलब
कि संसदीय संप्रभुता कहाँ है? ब्रिटेन में। न्यायिक सर्वोच्चता, संसदीय सर्वोच्चता ब्रिटेन के शासन में है, न्यायिक सर्वोच्च संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शासन में है। लेकिन भारत के शासन की बात करें तो न तो संसद की सर्वोच्चता है और न ही न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। ये अपने आप में सर्वोच्च नहीं है, इनको अपने आप में इतनी शक्ति नहीं है कि ये अपने आप को सर्वोच्च माने, इनके द्वारा ही विधि का निर्माण हो सके। अगर विधि का निर्माण होगा तो संसद, न्यायपालिका और सबको मिला के होगा, ठीक है। इनका मिश्रण करके किसी भी विधि का निर्माण या संविधान में संशोधन का कार्य जो भी है सबको मिला के किया जाएगा। सिंपल बात है अगर ऐसे समझे तो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। चलिए 5th पॉइंट देखेंगे। अब 5th पॉइंट है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो ब्रिटेन से लिया गया है और ब्रिटेन का जो संसद भवन है वो पहले वेस्टमिंस्टर पैलेस था। वो जो भवन है वो वेस्टमिंस्टर पैलेस था और आज उसी पैलेस में ब्रिटेन की संसद लगती है। इसलिए इस व्यवस्था को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। मतलब विश्व के लगभग 30 से 35 ऐसे देश हैं जो संसदीय शासन व्यवस्था को लागू करते हैं और सब में वेस्टमिंस्टर मॉडल, मतलब बोल सकते हैं कि सभी देशों में वेस्टमिंस्टर मॉडल लागू होता है, ठीक है। अब बात करते हैं संसदीय शासन व्यवस्था होता क्या है। संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका होता है, जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहेगा संसदीय शासन व्यवस्था में, ठीक है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। विधायिका जो है वो अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र है और कार्यपालिका भी अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र है। समझ रहे बात को? फिर से देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था, जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो एक्चुअली यह दर्शाता है कि जो न्यायपालिका है, जो कार्यपालिका होगी, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। अगर विधायिका चाहेगी तो कार्यपालिका को उच्च बहुमत के साथ समाप्त भी कर सकती है। लेकिन अगर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो यह कहाँ पे है? अमेरिका का जो शासन व्यवस्था है वो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अगर यहाँ की बात करें तो इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र होता है और कार्यपालिका अपने आप में स्वतंत्र होता है। ये किस में होता है? अध्यक्षात्मक में। जबकि संसदीय में ऐसा नहीं होता है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अब बात करते हैं एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत, इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। एकीकृत मतलब एक सूत्र में पिरोए हुए, एक सूत्र में पिरोए हुए। अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत एक ट्रेपेजियम ट्रायंगल के माध्यम से समझिए। ये हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये हो गया आपका हाई कोर्ट, ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट। ये एक दूसरे से डिपेंड में है, एक दूसरे से रिलेटेड है कि अगर कोई केस आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसको खारिज कर दिया जाता है तो उसको हाई कोर्ट में ले जा सकता है। अगर हाई कोर्ट से खारिज कर दिया जाता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में ही ले जा सकता है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें और अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में एकीकृत न्यायपालिका नहीं है। अमेरिका में कैसी है? दोहरी न्यायपालिका है। दोहरी न्यायपालिका का मतलब ये है कि जो केंद्र है, केंद्र जो है और ये राज्य है। अमेरिका का एक केंद्र ऐसा है।
केंद्र जो है, केंद्र में फेडरल कोर्ट अलग और जो राज्य है उनका हाई कोर्ट अलग होगा। मतलब कि हाई कोर्ट राज्यों के हाई कोर्ट द्वारा दिया गया डिसीजन ही राज्य के लिए सर्वमान्य होगा। अमेरिका की बात कर रहे हैं, दोहरी न्यायपालिका जहां पे है, मतलब राज्य में एक राज्य का हाई कोर्ट जो होगा वो अपने आप में सर्वोच्च होगा और केंद्र में फेडरल कोर्ट जो होगा वो अपने आप में सर्वोच्च होगा। मतलब राज्य का जो हाई कोर्ट है वो फाइनल डिसीजन देगा। फाइनल डिसीजन देने के बाद इसको आप फेडरल कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हो, नहीं ले जा सकते हो। ठीक है, ये है दोहरी न्यायपालिका। ये व्यवस्था कहाँ पे है? अमेरिका में है। अपने भारत की जो व्यवस्था है वो एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये अपने आप में डिसीजन देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से शामिल किया गया। ब्रिटेन के संविधान से सम्मिलित किया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान। मतलब एकल नागरिकता का मतलब है कि भारत में जो नागरिकता है वो केवल ये है कि वो भारतवासी है। ऐसा नहीं कि राजस्थान में है तो राजस्थान की नागरिकता, झारखंड में है तो झारखंड की राज्य, छत्तीसगढ़ में है तो वहाँ का नागरिकता, ऐसा नहीं है। सबको हम मिला के हम केवल एक ही नागरिकता है कि हम भारतवासी हैं, हम सब एक हैं, हम सब अखंड भारत के नागरिक हैं, है ना। हम लोग एक अखंड भारत के नागरिक हैं। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान ये है कि केंद्र स्तर पर आपको अलग नागरिकता और राज्य स्तर पर अलग नागरिकता। ठीक है, केंद्र स्तर पर अलग नागरिकता और राज्य स्तर पर अलग नागरिकता, दोनों जगह आपको नागरिकता लेना है। मतलब ये दोहरी नागरिकता को शो करता है। लेकिन अपने भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे भारतवासियों के, हमारे जो वरिष्ठ लोग थे, उनका सपना था कि भारत एक अखंड एकता का देश बनेगा। इसलिए उन्होंने एकल नागरिकता का प्रावधान रखा कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार रखे गए थे। 7 मौलिक अधिकार रखे गए थे, लेकिन संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और आज अपने भारतीय संविधान में 6 प्रमुख मौलिक अधिकार हैं, जिनका अध्ययन हम लोग एक प्रॉपर तरीके से करेंगे। ये अपने भाग 3 में इसका विवरण मिलता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक तथा मूल अधिकार का विवरण है। उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से वहीं विवेचना करेंगे, वहीं समझेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक मतलब वर्ड से ही लग रहा है कि बिना कोई भेदभाव किए वोट देने का अधिकार। वयस्क मतलब 18 साल के ऊपर के लोग। तो अगर भारतीय संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। मतलब 18 वर्ष से ऊपर के, 18 वर्ष के आयु पूर्ण कर लेने वाले समस्त भारतवासियों को जात, लिंग, धर्म, रंग, शिक्षा आदि के आधार पर बिना भेदभाव किए उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त है। उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त है। बहुत पहले ऐसा था कि बहुत सारे देश ऐसे थे कि शिक्षा के आधार पर वोट देने का प्रावधान रखे थे कि जो पढ़ा लिखा है वही वोट दे सकता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो वोट नहीं कर सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं रखा गया। स्वतंत्र, जिस दिन से भारत स्वतंत्र हुआ, संविधान लागू हुआ, उसी दिन से यह प्रावधान रखा गया कि भारत के समस्त नागरिकों को एक बहुमूल्य वोट प्रदान है। तो इस तरह से सार्वभौमिक मताधिकार ये होता है कि सार्वभौमिक मताधिकार से मतलब है कि बिना भेदभाव के वोट देने का
अधिकार संपूर्ण नागरिक को है। हमारे भारत के संविधान में ऐसा लिखा गया है। अब बात करते हैं त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली का मतलब है 3 स्तर में, 3 लेवल में शासन व्यवस्था। देखो, जो अपने भारत की शासन व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय का मतलब होता है केंद्र स्तर पर, एक होता है राज्य स्तर पर और एक होता है पंचायती राज। ये बाद में जोड़ा गया, लेकिन आज त्रिस्तरीय शासन हमारे भारत में है। ठीक है, चलिए लास्ट बात करेंगे पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं। पंथ निरपेक्ष की अगर बात करें तो ये 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन सन 1973 में इसको जोड़ा गया। लेकिन इसके पहले भी अगर हम बात करें तो अपने भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष से संबंधित बातें कही गई हैं, वर्णित हैं। अगर हम आर्टिकल 25, 26, 27, 28 की बात करें तो वहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ही तो पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि अपने राज्य का, अपने संघ का, अपने भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा, अर्थात धार्मिक भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, भारत के प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। वो चाहे जिसे चाहे उसे अपना इष्ट देवता मान सकता है, जो धर्म चाहे वो अपना सकता है, और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। अर्थात फाइनली बात निकल के ये आती है कि पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। ठीक है, वो धर्म को लेकर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि अब जो भारतीय संविधान है तो ये हमारे जो वरिष्ठ लोग थे, भारत के जो वरिष्ठ लोग थे उस समय के, उनके सहयोग से अपना भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। तो और भी जो लोग थे इसका आलोचना किए, इसके बारे में कुछ बोले। तो क्या क्या आलोचनाएं हुई वो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान की आलोचनाएं। भारतीय संविधान क्या है कि जो अब इंसानों के द्वारा बनाया गया एक भारतीय संविधान है। अब इंसानों के द्वारा बनाया गया है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती या त्रुटि हो गई होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% नहीं होती है, गलती हो जाती है। तो हो सकती है कि कुछ गलती हो, तो लोगों ने उस पॉइंट को लेकर आलोचना किए। तो क्या प्रमुख है, तो इसको उधार की थैली, उधार की थैली या भानुमति का पिटारा, उधार की थैली और भानुमति का पिटारा भी कहते हैं। क्यों? इनका कॉन्सेप्ट क्या था, उधार की थैली क्यों बोले, भानुमति का पिटारा क्यों बोले? उसका रीजन यही हो सकता है, पिटारा कहते हैं मतलब वहाँ से कॉपी किए और अपने संविधान में पेस्ट कर लिए, इसलिए इसको उधार की थैली या भानुमति का पिटारा कहते हैं। हालांकि अगर एक समझदारी दृष्टिकोण से देखें तो उन्होंने कोई गलती नहीं किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि ब्रिटेन का जो संविधान है या अपने अमेरिका का जो संविधान है वो उस संविधान में ये व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, तो क्यों ना हम अपने भारतीय संविधान में भी वो व्यवस्था को शामिल करें, उसका फ़ायदा लें। क्योंकि वो प्रैक्टिकली व्यवस्था थी, उसका ऑलरेडी प्रैक्टिकल हो चुका था, तो वो फेल होने वाली चीज़ नहीं थी। तो ये अपनी समझदारी थी, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि इसको उधार की थैली या भानुमति का पिटारा कहते हैं। ठीक है, सेकंड की अगर बात करें तो एक संविधान विशेषज्ञ थे, अंग्रेज संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने कहा
उन्होंने कहा कि यह वकीलों का स्वर्ग, मतलब भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग। कौन कहा? तो एक अंग्रेज संविधान विशेषज्ञ थे सर आइवर जेनिक्स। सर आइवर जेनिक्स, इनके द्वारा कहा गया कि वकील जो भारतीय संविधान है यह वकीलों का स्वर्ग है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इनके द्वारा बोला गया कि जो भारतीय संविधान का जो विवरण है, विवेचना है, इतना व्यापक है, इतना जटिल है कि इसका विवेचना करना आम आदमी के लिए एक मुश्किल है। इसलिए इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। इसलिए इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। हालांकि अगर हम बात करें आलोचना की, तो आलोचना भारतीय संविधान की हम आलोचना तो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इसका अपमान नहीं कर सकते। इसका अपमान बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय संविधान जो है ये हमारे लिए आज हमारे लिए ही एक सर्वोपरि है ना, एक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, एक हमको जीने का अधिकार दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका अपमान नहीं कर सकते, आलोचना तो कर सकते हैं लेकिन अपमान नहीं कर सकते। जो हम अपने धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता हो गया, कुरान हो गया, बाइबिल हो गया, कुरान हो गया, उसको अगर हम वो जो मान्यता देते हैं वही मान्यता हमको अपने भारतीय संविधान को देना चाहिए। ये हमारा धर्म बनता है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आज के जितने भी पॉइंट्स हैं आप प्रॉपर तरीके से इसको नोट करेंगे और 2-3 बार वीडियो देखेंगे, सब याद हो जाएगा। कुछ आपको मतलब दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या कमी है, हम उसमें सुधार करेंगे और रेगुलर आपके साथ बने रहेंगे। जय हिंद।